ये जंग क्या रुकेगी, क्या बातों से इस मसले का हल निकलेगा, ये देखना होगा। लेकिन अभी जंग की शुरुआत हुई है और ये जंग कब तक चलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे साथ मेजर साहब डॉक्टर मोहम्मद अली साहब भी मौजूद हैं और निपुण आलम्बियन साहब फॉरेन एक्सपर्ट भी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। मेजर साहब, मेरा सवाल आपसे है, माजी में जंग हुई है इजराइल और फलस्तीन की, लेकिन ये जंग कितनी मुख्तलिफ है। इस बार की जो जंग है 27,000 के आसपास नौजवान हमास के पास, 90% जो फीसद है नौजवानों का हमास की आर्मी के अंदर है, और इजराइल भी पूरी तैयारी के साथ। ये जंग इजराइल जीतेगा, ये दावा इजराइल का। जी, आपने बड़ी अच्छी बात करी है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपका जो जवाब है बहुत इसी सवाल के अंदर भी है। देखिए, मैं आपको आपने माजी की बात करी तो मैं हल्का सा माजी में ले आता हूं। लेट 19th सेंचुरी में तनाव थे इजराइल और फलस्तीन के, और मिड 20th सेंचुरी में भी तनाव थे, बहुत आगे बढ़े थे। इसके बाद एक पब्लिक डिक्लेरेशन वो क्लेम हुआ था जूइश होमलैंड इन पैलेस्टीन का, वो हुआ था फर्स्ट ज़ियोनिस्ट कांग्रेस 1897 में, और फिर बैल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में हुआ। अब उससे क्या हुआ, एक अर्ली टेंशंस और क्रिएट हुए, और इससे फिर जूइश इमिग्रेशन जो है उसमें तनाव आया। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक मैंडेट आया पैलेस्टीन के साथ, उन्होंने एक और बात में आए, मगर फिर यूएन ने एक डिक्लेरेशन निकाला 1947 में, वो था यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान फॉर पैलेस्टीन का डिक्लेरेशन, और मगर वो इंप्लीमेंट कभी हुआ ही नहीं। उससे क्योंकि वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो 1947 से लेके 1949 तक एक बहुत गंभीर एक जंग इन दोनों देशों में देखी गई, यहाँ पे हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो जो करंट इजराइल और पैलेस्टीन स्टेटस क्यों जो था वो और बिगड़ता चला गया, और फिर उसके बाद फिर इजराइल ने जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन है, जो वेस्ट बैंक ऑफ गाजा पट्टी जो है, 1967 में एक 6 दिन का युद्ध यहाँ पे हुआ, और वो भी बहुत ही गंभीर भीषण युद्ध था। अब आप देखिए, जब युद्ध हुआ माजी में तो हल्का सा प्रोग्रेस आया कहां पे, जब एक 2 स्टेट सोल्यूशन जो इसको कहते हैं ओस्लो अकॉर्ड्स, वो के 1993 से 1995 की बीच का ये पीरियड था। फिर फाइनल स्टेटस जो इशू हुआ वो स्टेटस ऑफ जेरूसलम और इजरायली सेटलमेंट्स के बाद में जो बॉर्डर सिक्योरिटी, वाटर राइट्स, जो पानी की जो नदी की उनकी राइट्स हैं, और इस तरीके से वो तय कर दी गई। लेकिन इसके बाद पैलेस्टीन का फ्रीडम मूवमेंट भी शुरू हुआ, और उसके बाद फिर पैलेस्टीन का राइट ऑफ रिटर्न, तो इस तरीके से तनाव बहुत आगे बढ़ता गया। अब आप देखिए, मैं आपको ले जाता हूं माजी से आज। अब आप देखिए, आज खबर आई कि जो हमास जो है, जो कि यूएन ने इनको आतंकवादी घोषित कर दिया है, बैंड आउटफिट है ये, और आपने बताया 27,000 से ज्यादा लोग इसके अंदर हैं कि बिल्कुल, तो ये थोड़ी चौंका देने वाली बात है। अल अक्सा मस्जिद के अंदर, जो कि थर्ड पायर तकरीबन माना जाता है पूरे दुनिया में, यहाँ पे जो कुछ हुआ सलूक, वो भी देखिए, किसी भी रिलीजियस स्थान में घुसना किसी भी फौज का और फिर मिलिट्री करना, इसको मैं बहुत ही गलत मानता हूँ। चाहे रिलीजियस प्लेस मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे सिनागोग हो, चाहे कहीं पे भी हो। मगर ये जब हुआ तो हमास ने बोला ठीक है, हम सबक सिखाते हैं। हमास ने फिर लॉन्च कर दिया ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म, और एक युद्ध घोषित कर दिया। 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए 5 घंटे के अंदर, जिसमें 22 लोगों, जहां तक मेरे को खबर थी, 22 लोगों की खत्म होने की खबर आई थी, और 300 से ज्यादा लोगों की घायल होने की संभावना थी। अब आप देखिए, मैं आपको एक बहुत सरल भाषा में समझाता हूं ताकि हमारे दर्शक हर कोई ये बात समझ ले। देखिए, 2 लोग झगड़ रहे हैं बाजार में, हम गुजर रहे हैं वहां से। अब किसी गलती है, किसी गलती नहीं है, वो अलग बात रही, लेकिन इनमें से किसी एक को सपोर्ट करने के लिए इसके पक्ष में कोई गुंडा मवाली, कोई डाकू, कोई आता है इसके पक्ष में। अब जाहिर सी बात है, गलती किसी की भी हो, जिसको गुंडा मवाली सपोर्ट कर रहा है तो बाकी लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, और सपोर्ट किसको मिलेगा? दूसरे आदमी को। बस उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, दुनिया में मैं नहीं मानता कि कोई भी मुल्क, चाहे अरब मुल्क क्यों ना हो, सपोर्ट में आएगा पैलेस्टीन के। अब इसमें क्या होगा, वॉक ओवर मिल जाएगा सीधा किसको? इजराइल को। और इजराइल को अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। इजराइल के अंदर तो कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस भी है, हर एक नागरिक को कुछ चंद एक साल फौज में यहाँ पे देने ही होते हैं।
इजराइल मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बहुत सबसे मैं बोलूंगा दुनिया में सबसे नंबर 1 है। रूस और अमेरिका एक्सपोर्ट करते थे मिलिट्री इक्विपमेंट, मगर आप देखिए जिस तरीके से इजराइल की शक्ति है, जेरूसलम की ये उसके बाद जेरूसलम भी क्रिएट हुआ इस दौरान जब मैं आपको माजी की बात बता रहा था। अब आप देखिए इजराइल क्योंकि वो इतनी महाशक्ति है एक तरीके से, फौजी उसमें मगाल होमलैंड सिक्योरिटी मगाली कंपनी है जो होमलैंड सिक्योरिटी में बिल्कुल मेजर साहब आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन एग्जाम्पल हमारे पास एक है रशिया और यूक्रेन का वॉर। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये वॉर जब शुरू हो रहा था तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, यूक्रेन का बहुत जल्दी वजूद जो है मिट जाएगा, लेकिन अभी तक ये वॉर चल रहा है बिकॉज ऑफ अमेरिका की सपोर्ट की वजह से। जो दीगर ममालिक हैं वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे साथ निपुण आलम्बियान साहब भी मौजूद है। निपुण साहब, अप्रैल में जो अल-अक्सा मस्जिद के अंदर इजरायली फौज के जरिए जो यहाँ ग्रेनेड छोड़े गए थे, जो हमला किया गया था, ये वाकई में उसका बदला है या फिर जो सऊदी अरब का जो रुख यहाँ पर हमने देखा है इजराइल को लेकर और अपने रिश्ते बेहतर करने की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं, ये उस वजह से एक्टिविटी हुई है? कैसे आप देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हमेशा ये मानता हूँ, इतिहास का प्रभाव होता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हिस्ट्री का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे नहीं होता, लेकिन जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बदलती हैं और जियो पॉलिटिक्स क्या करती है, सारी चीजों को बदल देती है। अभी हाल के दिनों में देखेंगे जब से अमेरिका और चीन का आमना सामना हुआ और ईरान के ऊपर सेक्शन लगाए गए, तो अमेरिका के अगेंस्ट खड़े होकर ईरान ने काम करना शुरू किया और चीन और रशिया जो है ईरान के साथ खड़े हुए। और ईरान के अंदर आपको पता होगा कि 25 ईयर के लिए चाइना ने प्लान बनाया है कि हम 400 बिलियन अमेरिकन डॉलर का क्या करेंगे, यहाँ पर फंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। 400 बिलियन डॉलर एक बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है जो ईरान के अंदर उन्होंने तय किया। अब था क्या कि इस बीच में क्या था कि अमेरिका का जो पूरा रवैया था पिछले यूक्रेन वॉर से पहले आप देखें तो बड़ा ही न्यूट्रल सा रवैया था। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में अमेरिका चल गया था। उसका कहना था कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए। यानी कि जो कहना था उनका कि भाई आपका जो है हम जब भी हेल्प करेंगे, जब मदद करेंगे, जब आप हमको क्या करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे, हम कुछ फंड्स देंगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का रवैया था। उसके बाद हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के बाद से जब जो बाइडेन साहब आते हैं, हालांकि ट्रंप के समय में हम बात करें तो ट्रंप ने पूरा एक बहुत बड़ा योजना बनाई थी, इसको अब्राहम अकॉर्ड कहा जाता है। अब्राहम अकॉर्ड यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में स्टैब्लिश किया। अब थोड़ा सा क्या इस पूरा का जियो पॉलिटिक्स आप समझेंगे मिडिल ईस्ट की, तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। अब इजराइल के साथ में यूएई नजदीकी बढ़ाता है, बहरीन नजदीकी बढ़ाता है, और पूरा जानते हैं हम लोग कि यूएई और बहरीन जो हैं ये सऊदी के इशारे पर कार्य करते हैं। मिडिल ईस्ट में जो एक पावर स्ट्रगल है वो सऊदी और ईरान के बीच में है। कभी कभी इसमें टर्की भी अपना ऑटोमन एम्पायर का ड्रीम लेकर कि हम ऑटोमन एम्पायर को लेकर आएंगे, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा नहीं कि ऑटोमन एम्पायर दोबारा से आएगा। ये टर्की बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ जो बड़े प्लेयर है वो है सऊदी और ईरान। अभी हम देखें जब चीन का इन्वेस्टमेंट हुआ आपका ईरान के अंदर 400 बिलियन डॉलर का, उन्होंने 25 ईयर का प्लान बनाया। तो ये चिंता का विषय बना किसके लिए, सऊदी के लिए, के लिए कि अगर चीन इतने इन्वेस्टमेंट ईरान के अंदर देगा तो ईरान जो है वो इस पूरे एरिया में अपने इन्फ्लुएंस को एस्टेब्लिश करेगा। तो इस दौर में क्या हुआ कि ईरान और सऊदी के बीच में चीन ने क्या कराई, फ्रेंडशिप कराई। अभी आपको पिछले दिनों याद होगा, 2 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि ईरान और बीजिंग में मीटिंग भी हुई थी इनकी और वहीं से इनकी दोस्ती हुई। ठीक है विदेश मंत्री दोनों मिले और 2 मिनट में बातें हुई। तो अब इस दौर में क्या था, इधर आप देखें जो आईमैक, अभी आपने सुना होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर जो भी G20 से स्टार्ट हो गया है, और वो स्टार्ट ऐसा नहीं कि कोई घोषणा हुई है, उस पर बहुत सीरियसली आगे बढ़ा जा रहा है। और अभी एक वीक पहले अमेरिका और सऊदी के बीच में डील हुई है, डिफेंस डील, कि अगर किसी ने सऊदी पर अटैक किया तो वो अटैक अमेरिका अपने ऊपर मानेगा।